स्मिता और राकेश का अपने नए फ्लैट में पहला दिन था। दोनों खुश थे कि आखिरकार उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया। दिन भर की साफ सफाई और सामान लगाने के बाद दोनों थककर चूर हो चुके थे और कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। दोनों फर्श पर ही एक चटाई पर सो गए। तभी रात 10 बजे उनके फ्लैट की बेल बजती है। बेल की आवाज सुनकर स्मिता राकेश को जगाती है और कहती है, इतनी रात को कौन हो सकता है? हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं। ठहरो, मैं देखता हूँ। राकेश उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे के उस पार एक दुबली पतली सी कमजोर शरीर वाली लड़की खड़ी थी। करीब 12 साल की इस लड़की का सिकुड़ा हुआ चेहरा राकेश को देख अचानक स्थिर हो गया। राकेश उससे कुछ पूछ पाए इससे पहले ही बच्ची बोल पड़ती है, अंकल कुछ खाने को मिलेगा? मैं और मेरी छोटी बहन घर में अकेली हैं। हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खिला दो। राकेश उसे अंदर लाता है और खाने के लिए बिस्किट देता है। वो पूछता है, कौन हो तुम बेटा और इस वक्त? इस पर वो बच्ची बताती है, मेरा नाम रिया है और मेरी एक बहन है प्राची। मम्मी पापा भी हैं लेकिन ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ दिनों से मेरी बहन बहुत अजीब व गरीब हरकतें कर रही है। वो रात रात भर अकेली पूरे घर में घूमती रहती है। कभी दौड़ती है तो कभी उसके कमरे से सिसकियों की भयानक आवाजें आती हैं। एक बार तो मैंने उसे उसके कमरे की दीवार पर रेंगते हुए भी देखा। मुझे मालूम है कि ऐसी हरकत कोई इंसान तो नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मेरी बहन पर किसी भूत प्रेत का साया है। रिया हाथ जोड़ते हुए राकेश से कहती है, प्लीज हमारी मदद करो। मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या आज रात आप लोग हमारे घर रुक सकते हैं? ये कहकर रिया सिसकियों से रोने लगती है। राकेश रिया को अंदर बुलाता है और स्मिता उसे भरोसा दिलाती है, डरो मत, आज रात मैं और राकेश तुम्हारे घर रुकेंगे। हालांकि राकेश को रिया की बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन दोनों तय करते हैं कि वो रिया के घर की रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि पता चल सके कि उसकी बहन प्राची रात में क्या करती है। राकेश और स्मिता रिया के साथ उसके फ्लैट में पहुंच जाते हैं। इस दौरान उन्हें महसूस होता है कि प्राची का कमरा घर के बाकी कमरों से अलग और अजीब है। उसके कमरे में बेहद ही अजीब सी ठंडक है, जिसके बीच एक अलग तरह की बू हवा में घुली हुई है। राकेश और स्मिता डाइनिंग रूम में पड़े सोफे पर लेट जाते हैं और अपने मोबाइल के कैमरों को ऑन कर देते हैं। आधी रात के वक्त राकेश की आंखें अचानक तेज तेज सांसों की आवाज से खुल जाती है। वो देखता है कि उसके बिल्कुल सामने रिया खड़ी है, जो उसे और स्मिता को एकटक घूरे जा रही है। एक अलग सी अजीब सी नजरों के साथ रिया का दाहिना होंठ लटका हुआ था, मानो वो बेसुध हो। इस पर राकेश तुरंत चिल्लाते हुए पूछता है, रिया यहाँ क्या कर रही हो? रिया राकेश की आंखों में देखती है, चेहरे पर बिना किसी हाव भाव दिए जवाब देती है, कुछ नहीं, बस आप दोनों को देखने आई थी, और कमरे से चली जाती है। राकेश अपनी नजरों के सामने यह मंजर देख बुरी तरह घबरा जाता है। उसके माथे पर चमकता पसीना अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे वो दोबारा बिस्तर पर लेटकर सोने की नाकाम कोशिश में लग जाता है कि तभी कमरे के बाहर से किसी के घसीटने की आवाज आती है। थोड़ी ही देर में आवाज और भी खौफनाक हो जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई जानवर अपने दांतों से कच्चा मांस खींच खींच कर खा रहा हो। अब राकेश इन आवाजों को पहचानने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी सीलिंग धक धक की आवाज से गूंज उठती है। तभी अचानक एक लड़की की चीख के साथ ही दोबारा आसपास सन्नाटा
पसर जाता है। राकेश बाहर निकल कर देखता है कि वहां क्या हुआ, लेकिन हिम्मत जवाब दे जाती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि स्मिता इतनी खौफनाक आवाज़ों के बीच भी आराम से सो रही थी, मानो उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा हो। राकेश स्मिता को झकझोर कर जगाता है और एक एक वाक्य को तफसील से बताता है। इसे सुनकर स्मिता खुद भी बेचैन हो जाती है। अब तक उनकी जो तलाश प्राची के लिए थी, उसमें रिया का नाम भी शुमार हो गया था। वो फौरन मोबाइल उठाते हैं और रिकॉर्डिंग देखकर उनकी आवाज़ हलक में ही कैद हो जाती है। वीडियो में दिखता है कि दोनों के सो जाने के बाद रिया और प्राची दोनों उनके कमरों में आती हैं और चूहों को पकड़कर उनका मांस नोच नोच कर खाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद प्राची कमरे की दीवार पर रेंगना शुरू करती है। पीछे पीछे रिया भी दीवार और छत पर दौड़ने लगती है। कुछ ही देर बाद रिया कमरे में रखी एक अलमारी का दरवाज़ा खोलती है और उसमें जाकर बैठ जाती है। पीछे से प्राची भी उसी अलमारी में बैठकर दरवाजे को बंद कर लेती है। इन सारे खौफनाक मंजरों के चश्मदीद स्मिता और राकेश बुरी तरह से घबरा जाते हैं। उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उसी अलमारी के करीब पहुंचते हैं और दरवाजे को खोलते हैं। अलमारी के अंदर का मंजर बेचैन कर देने वाला था। जगह जगह काले मांस के टुकड़े पड़े थे जिन पर कीड़े रेंग रहे थे। अलमारी के अंदर बिल्कुल ठंडक थी। स्मिता और राकेश रिया और प्राची के कमरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन दोनों ही अपने कमरों से गायब थी। पूरे घर में कोई नहीं था। दोनों के जहन में बस अब एक ही सवाल था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। सुबह हो चुकी थी। राकेश और स्मिता अपने फ्लैट में लौट आते हैं। करीब 1 घंटे बाद फिर बेल बजती है। राकेश दरवाजा खोलता है तो सामने ब्रोकर उस्मान खड़ा था। कैसे हैं सर जी? कैसी गुजरी रात? सब खैरियत तो है? उस्मान की बात को बीच में रोकते हुए राकेश ने सवाल किया। ये बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है? अरे उसमें अब कोई नहीं रहता। करीब 4 सालों से खाली पड़ा है, बिकता भी नहीं है। बिकता नहीं है? क्यों? अरे इसके मालिक अब इस दुनिया में नहीं है। और उस्मान जो कहानी सुनाता है उससे राकेश हैरत में पड़ जाता है। दरअसल 2 बच्चियां होने की वजह से घर का मालिक अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता था। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर एक दिन उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और बाप नशे में धुत रहने लगा। उसका मानना था कि इन लड़कियों की वजह से ही उसका घर बर्बाद हुआ। कई दिनों तक बच्चियों को फ्लैट में बंद करके चला जाता। बेचारी भूखी प्यासी कमरों में बंद रहती और चूहों को खा खा कर अपना पेट भरती। एक दिन वो बच्चियों को फ्लैट में बंद करके चला गया और शराब के नशे में एक ट्रक के नीचे आ गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। बच्चियां फ्लैट में कई दिनों तक बंद रहीं और भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद उस्मान राकेश से पूछता है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? राकेश ये बात सुनकर एकदम सुन्न था। उसने जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था।